नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बात सबसे पहले धर्मांतरण के खेल की। जी हां, रायसेन में जो हो गया वो सबको हैरान कर दे रहा है। यहां धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक बाल गृह में 3 बच्चों के धर्म परिवर्तन पर बवाल मचा हुआ है। बच्चे बाल गृह में जिनके माता पिता से वो बिछड़ गए थे और उसके बाद इन बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जिले के गौहरगंज में माता पिता से बिछड़े 3 हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने का यह बड़ा मामला है। 3 बच्चे भाई बहन हैं जो साल 2020 में कोविड में लगे पहले लॉकडाउन के पहले मंडीदीप में माता पिता से बिछड़ गए थे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। रायसेन के एक बाल गृह में मासूम बच्चों के धर्म परिवर्तन ने मध्य प्रदेश में सनसनी मचा दी है। गौहरगंज स्थित बाल गृह में माँ बाप से बिछड़े 3 हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने का बड़ा खुलासा हुआ। तीनों बच्चे भाई बहन हैं जो साल 2020 में कोविड में लगे पहले लॉकडाउन के पहले मंडीदीप में अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। बाल गृह का संचालक मुस्लिम है, उसने इन बच्चों के हिंदू नाम बदलकर मुस्लिम रख दिए और मुस्लिम नाम से ही इनका आधार कार्ड भी बनवा दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायत पर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस शिशु गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शिशु गृह के संचालक को फटकार लगाते हुए शिशु गृह के सभी दस्तावेज जब्त करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला बाल विकास विभाग को जांच कर FIR दर्ज कराने के आदेश भी दिए हैं। आधार कार्ड मुस्लिम नामों से बनवा दिए गए और उनके स्कूलों में भी नाम इसी प्रकार लिख दिए गए। कुल मिला के बच्चों की आइडेंटिटी बदल दी गई। बच्चों की आइडेंटिटी बदला जाना यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है, इंडियन पीनल कोड के और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की ओर इस विषय को आकर्षित करता है। हमने DPO से मौके पे बोला कि सारे कागज़ यहाँ से ले लीजिए। हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से फ़ोन पर बातचीत की। DPO को वर्बल निर्देश दिए हैं कि FIR दर्ज कराएं, बच्चों को उनके परिवार को ढूंढकर रिस्टोर करें और इस प्रकार की जो संस्था का संचालन कर रहा है परवेज उसका नाम है, उसके विरुद्ध FIR। वहीं बाल गृह में धर्मांतरण के मामले में अब सियासी लड़ाई भी शुरू होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इन बच्चों के धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई करे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के बाद एक्शन की बात कही है। बाल गृह के अगर बच्चे हैं षड्यंत्र करके बनाया गया तो उन पर सरकार कठोर कार्रवाई करे। मैं इस पक्ष का नहीं हूँ कि दबाव में लालच में किसी का धर्म परिवर्तन किया जाए। देखिए, ये जो मामला सामने आया है इसकी समुचित जांच के बाद क्या तथ्य सामने आएंगे उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। जांच जरूर होगी और क्या कुछ इस मामले में विषय है इसकी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहना उचित। 3 साल पहले ये बच्चे भोपाल में भटकते हुए मिले थे। तब भोपाल बाल कल्याण समिति ने बच्चों की पहचान के बाद इन्हें रायसेन बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था। समिति ने बच्चों के माता पिता की नहीं मिलने तक उन्हें गौहरगंज के शिशु गृह को सौंप दिया था। भोपाल और रायसेन बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट में तीनों बच्चों के नाम हिंदू ही दर्ज हैं। कुल मिलाकर बच्चों की आइडेंटिटी बदल दी गई, जो भारत के संविधान का उल्लंघन है। बहरहाल इस केस ने सनसनी मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायसेन। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे इसी खबर पर बात करते हैं। जितेंद्र, ये उस प्रदेश का, उस राज्य का मामला है जहां प्रदेश के गृह मंत्री बोलते हैं कि हम धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बना रहे हैं, सख्त कानून बनाया जाता है। लेकिन रायसेन में ये क्या हो गया इस सरकार के रहते?
प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी गर्मा भी गया और इसको लेकर गृह मंत्री ने पहले अलर्ट भी जारी किया था, लोगों को निर्देशित भी किया था कि इस तरह के मामले संज्ञान में नहीं आए और सख्ती से इस पर अमल किया जाए। मगर ये मामला आया है, हालांकि कोरोना काल के समय का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर ये तीनों बच्चे जब बाल शिशु गृह को मिले थे तो तीनों बच्चे हिंदू बताए गए थे, मगर अब जब उनका नाम देखा गया तो मुस्लिम समुदाय से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। परवेज खान जो है इस पूरे मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से एक टीम आ रही है जो पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी और वहीं राजनीतिक दल हैं जो दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पूरे मामले की जांच की बात कही है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अलावा और कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है ये पूरा मामला धर्मांतरण से अगर जुड़ा हुआ है तो उस पर और भी बड़ी धाराएं हो सकती है और प्रवेश की मुश्किलें और साथ ही शिशु बाल गृह से जो और भी अधिकारी जुड़े उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुनीत, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय बाल आयोग की टीम आती है, जांच करती है, तब जाकर मामले का खुलासा होता है। प्रदेश स्तर पर यह बात पता ही नहीं चलती। आखिर क्यों पता नहीं चलती? 3 बच्चों के गुमशुदा होने का, उसके बाद उनको बाल गृह भेजने का और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देने का यह बहुत गंभीर मामला है और इसमें अब जांच कराने और तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन पहले यह सब कहां था? पहले क्यों पता नहीं चला? बिल्कुल आपने सही बात कही है पुनीत, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, जो इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, जो इन तरह के विभागों की देखरेख करते हैं, उन अधिकारियों पर सीधा ये लापरवाही का आरोप है कि वो इस तरह से अभी तक क्यों शिशु बाल गृह का संरक्षण नहीं ढंग से कर पा रहे, क्यों उनके पास पूरा लेखा जोखा नहीं है कि कौन बच्चे कितने बच्चे किस हाल में रह रहे हैं और क्या स्थिति में रह रहे हैं, ये आंकड़ा होना चाहिए। और अगर बात करें तो जो बाल विकास विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनकी सबसे बड़ी लापरवाही इसमें पूरे मामले में साफ नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो इससे पहले कलेक्टर भोपाल ने तकरीबन 50 ऐसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को बंद करवा दिया, क्योंकि वहां पर अवैध तरीके से फंड पहुंच रहा था। तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, मगर वहां तक पहुंच पाने के लिए अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पुनीत, अधिकारी दफ्तरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये बात तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस मामले में जो आयोग, बाल संरक्षण आयोग जो है प्रदेश का, उसको भी जांच करनी चाहिए। एक रेगुलर तौर पर यह जांचें होना चाहिए। और सवाल केवल इन 3 बच्चों का नहीं है, फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं चल पाता, लावारिस स्थिति में मिलते हैं। क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा? इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल अपनी तो, हालांकि बाल आयोग की बात करें तो यहाँ पर ले देकर एक सदस्य जरूर है, वो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का स्कूलों में पहुँच जाते हैं। इसके पहले एक मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना हुई थी, उस मामले में जरूर एक्टिव हुए थे, मगर उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में उनकी कार्रवाई चली जाती है। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश में बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग जैसी कोई विभाग नहीं है जो इस तरह से बच्चों के लिए कर पाया। हाल में ही बच्चों के लिए बाल दिवस आने वाला है, मगर बच्चों की देखरेख करने वाला कोई विभाग आगे नहीं आ पा रहा है। नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त जितेंद्र हमारे साथ जुड़ी हुई, इनसे बात कर लेते हैं। नेहा जी, बहुत गंभीर मामला रायसेन में सामने आया, बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वो मासूम बच्चे जो नहीं समझते हैं हिंदू मुसलमान क्या है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और यह गंभीर मामला तब सामने आता है जब केंद्रीय बाल आयोग जो है उनका एक सदस्य आता है और जांच होती है, तब जाकर मामले का खुलासा होता है। एक दिन पहले, कल बाल दिवस। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे कई सारे लोग और ऐसे कई सारे संगठन हैं जो समाज में इस प्रकार से धर्म परिवर्तन का जो गोरख धंधा चला रहे हैं। और कई बार हमने देखा है कि इनकी फंडिंग भी विदेशों से आती है, पर जैसे ही इस मामला जो है संज्ञान में आया है, जो संचालक है जो स्वयं मुसलमान और इन बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, उसके खिलाफ FIR हुई है। इससे जो जुड़ी हुई कड़ियां हैं उनकी भी जांच की जा रही है। और ये जो इस प्रकार से समाज में बंटवारा या एक प्रकार से जो जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन पे धरपकड़ होगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार भी ये कह रही है। उसी सरकार में हो रहा है जहां बनाया गया है कानून, धर्म परिवर्तन को लेकर कठोर कानून बनाया गया कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद ये एक बाल समिति चला रहा था और वहां बच्चों का संरक्षण होता है, और उसका वही अगर ये कर जाएगा तो भरोसा किस पर? और ऐसे लोगों की जांच का जिम्मा किसका बनता है? देखिए, ये सवाल पूर्व में भी पूछे जाते थे जब PFI की बैन की बात होती थी। इसी सरकार ने करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया, जो समाज में तोड़ने का काम कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे, विद्वेष पैदा कर रहे थे। जब आप धर्म स्वतंत्र विधेयक की बात करते हैं तो मैं आज पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेसी कहाँ जाकर छुप गए हैं?
क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी इसकी गंभीरता को समझाती थी, जिस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी, महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, तब भी हमने सवाल उठाया और आज उसको करके दिखाया, कानून में परिवर्तित किया है, मामले जो है उसमें कमी आई है। आज जो मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाकर इस तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो ये नहीं समझते कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, तो ये जो एजेंडा को चलाने के लिए कुछ संस्थाएं, कुछ व्यक्ति काम करते हैं और ये एक धर्म से क्यों बार बार निकल कर आते हैं। और जब इस धर्म के निकल कर आते हैं तो कांग्रेस कहाँ जाकर छुप जाती है। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, उसकी कड़ियां भी ढूंढी जा रही है। और इन लोगों को समाप्त करने का काम भी नहीं आती तो ये क्या पता कब तक ये गोरख धंधा चलता रहता। देखिए, हर संस्था को मॉनिटरिंग करने के लिए अलग अलग टीम्स होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर कार्रवाई की जाती है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है और राज्य स्तर पर भी की जाती है। राज्य के तो आपने खुद कई सारे उदाहरण दे दिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई, माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए और आज उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, लोग धरपकड़ उनकी हो रही है, साथ में केसेस में कमी आ रही है। इसी प्रकार से जो मासूम बच्चों को इस तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इन लोगों को भी उसी कड़ाई से पकड़ा जाएगा और आगे संदेश दिया जाएगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो कपाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके की घटनाओं को। ये राज्य की मॉनिटरिंग टीम जिसका आपने जिक्र किया वो क्या कर रही थी, क्योंकि राज्य की केंद्र की मॉनिटरिंग टीम ने तो काम करके दिखाया, राज्य की मॉनिटरिंग टीम को खबर क्यों नहीं लगती है? पुनीत जी, देखिए, आप एक संस्था में काम कर रहे हैं, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई चोर होगा, आप अंदर संस्था में क्या करते हैं। और यहाँ तो मासूम बच्चे थे, ये एक दिन में पता नहीं चलता है, पर कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ समय जरूर लग जाता है, पर समय समय पर जो मॉनिटरिंग होती है वो क्यों होती है, वो प्रक्रिया इसीलिए चलाई जाती है कि इस प्रकार के जो विकृत मानसिकता के लोग बसे हुए हैं उन पर कार्रवाई की जा सके और ऐसी कठोर कार्रवाई की जा सके कि बाकी लोगों की आत्मा भी कांपे। तो इन लोगों का ठीक है, नेहा जी आप हमारे साथ बने रहिए। संगीता जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। संगीता जी, ये रायसेन में मामला सामने आया, 3 हिंदू बच्चे लापता हो गए थे, माता पिता से बिछड़ गए थे, बाल गृह भेजा गया और वहां उनका धर्म परिवर्तन करा के उनका नाम बदल दिया गया, आइडेंटिटी बदल दी गई, सीधे सीधे कानून से खिलवाड़ किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? हैं 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और हम कई वर्षों से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं है। बच्चे अगवा किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही है, रेप किए जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज क्यों नहीं है, क्यों पुलिस का खौफ नहीं है और क्यों 18 सालों में आज तक ऐसी गतिविधियों को रोक नहीं पाई सरकार। तो ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। कानून को मानने वाले यदि होते तो कानून संवतकारी करते। अब इन्होंने कानून को कुछ समझ कर नहीं लिखा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, स्कूल के टीचर ने किया था। तो कानून का सहारा क्यों नहीं लेती सरकार और सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं करती? तो सरकार को समय चाहिए होता है। अब 18 साल कम नहीं होते हैं और ये गतिविधि यदि आज तक चल रही है तो मतलब सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है ये कि सरकार इन चीजों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है। तो हमारा तो सरकार से यही कहना है कि अगर किसी भी जाति धर्म समाज में यदि ऐसा धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे हैं तो ये सरकार के लिए बहुत गंभीर है और सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा जी, संगीता जी, बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। बढ़ते आगे, प्रदेश में खाद पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार की नजर में किसी चीज की कमी नहीं है, न भ्रष्टाचार की कमी है, न खाद की है। जिले में किसान परेशान हो रहे हैं लेकिन सीएम को इसकी खबर तक नहीं। उनके लिए तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार की कमी नहीं है, उनके लिए कोई बेरोजगार की कमी नहीं है। आज ज़िले में किसान भटक रहा है खाद के लिए और ये कह रहे हैं कमी नहीं है। इससे ये साबित होता है कि शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश के आम जिलों के बारे में और किसानों के बारे में क्या जानकारी। तो बात खाद की ही हो रही है और खाद की अगर बात हो रही है
तो आलोट की बात क्यों ना की जाए, रतलाम की बात क्यों ना की जाए, यहां पर कांग्रेसियों ने आलोट बंद कराया। इन लोगों ने विधायक मनोज चावला पर जो एफआईआर दर्ज हुई है इसका विरोध किया है। दूसरी तरफ आलोट विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आलोट विधायक पर किसानों को ललकार कर वेयर हाउस से यूरिया लुटवाने का आरोप लगाया। तो पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापे की कार्रवाई लगातार जारी कर रही है। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है, उस वायरल वीडियो को आप देख रहे थे जहां पर आलोट के विधायक जो हैं मनोज चावला, वो किसानों से कह रहे थे कि ले जाओ ये सारा यूरिया। शरद श्रीवास्तव हमारे भोपाल से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, खाद किसानों को मिले न मिले, सियासत को भरपूर मिल रही है। हम देख रहे हैं कि जिले जिले में खबरें आ रही हैं कि किसान परेशान हैं, जितना आवंटन या किसान को जितनी खाद मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि खाद भरपूर है और ऐसे में विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। कमलनाथ भी यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भरपूर है, बेरोजगारी भरपूर है और सरकार की नजर में खाद भी भरपूर है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनके दौर शुरू हो जाते हैं और विपक्ष को बोलने का मौका भी मिलता है। लेकिन देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जो खाद है उसको लेकर किसानों के कुछ परेशानी की समस्याएं हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थीं जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर संज्ञान भी लिया और उन्होंने एक जो समीक्षा बैठक है वो भी बुलाई थी जो कलेक्टर्स हैं उनके साथ में, और ये निर्देश दिए थे कि किसी तरीके से कोई कमी खाद को लेकर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो मनोज चावला का आपने जिक्र किया, फिर उसके बाद कांग्रेस के और जो विधायक हैं वो भी कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गए थे, वो भी तस्वीरें हमने देखी और उन आरोपों को भी देखा। उसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक बयान जारी करके ये कहा गया था कि खाद की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, और अगर जो खाद वितरण है उसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही की जाती है तो फिर जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि किसान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अक्सर राजनीति होती रहती है, तो उसमें राजनीतिक जो संभावना है वो इस वक्त विपक्ष को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और किसानों की परेशानी है उस पर सरकार को घेरा जा सकता है। यही वजह है कि चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या कांग्रेस के विधायक हों या खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ हों, वो सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। वहीं लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, इसके वितरण को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में किसान और खाद को लेकर जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश में इन दिनों चरम पर है और वो हर साल ही नजर आती है। जब भी खाद और खेतीबाड़ी का सीजन आता है तब यही परिस्थिति बन जाती है और ऐसे ही सियासत होती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। शिवराज सिंह चौहान की सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल दिसंबर में हो सकता है। इसमें 12 से ज्यादा नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मिलाकर कैबिनेट में 21 सदस्य हैं, 4 पद रिक्त हैं। इन 4 पदों के साथ ही नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को भी बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। हटने वाले मंत्रियों में बुंदेलखंड से 2, मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, विंध्य से एक मंत्री शामिल हो सकते हैं। अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलाकर मंत्रिमंडल में संख्या हो जाती है 31 और 4 की जगह अभी खाली है। माना यह जा रहा है कि 4 की जगह जो खाली है उसके अलावा जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं मान रही है सरकार, उनको हटाकर और नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। यानी कि 8 मंत्रियों को हटाया जाएगा, तब जाकर 12 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, नॉन परफॉर्मर्स को हटाया जाएगा, नए लोगों को लाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह पूरा फेरबदल होना है, लेकिन नॉन परफॉर्मर कौन है? जब यह बात आती है कि नॉन परफॉर्मर, तो सवाल यही उठता है कि कौन है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा।
सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि नॉन परफॉर्मर कौन है जिसको हटाया जाएगा। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो 2 से 3 चेहरों को हटाया जाएगा और उसकी जगह पर 4 से 5 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ कयास है कि किन लोगों को हटाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विभागों की समीक्षा बैठक की थी उसमें जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस पुअर निकल कर आया, जिनकी विभागीय बैठकों में दिलचस्पी नजर नहीं आई, जिन्होंने दौरे कम किए, ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई। और सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि जातीय संतुलन के साथ क्षेत्रीय संतुलन को साधा जा सके, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है बीजेपी का है। और यही वजह माना जा रहा है कि जो विंध्य इलाके से नाराजगी देखने को मिली, जो महाकौशल में नाराजगी, और शायद उसी का असर था कि महापौर दोनों जगह पर कांग्रेस के जीत कर निकल कर आए। तो ऐसे में ना सिर्फ जातीय संतुलन बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश में सरकार है। और बताया ये भी जा रहा है कि गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वक्त बताएगा कि किससे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और कहां से कौन से क्षेत्र से मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।